नमस्कार। एसएससी सीजीएल एग्जाम पर चर्चा के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड के लिए मैं हूं आपका होस्ट और हमारे साथ में है हमारे मैथ्स एक्सपर्ट राघवेंद्र त्रिपाठी सर। राघवेंद्र सर के एक्सपीरियंस के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात करी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, सर को 25 ईयर्स से ज्यादा हो गया टीचिंग करते हुए और बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स को देखते हुए। एक बेहतर गाइडेंस के लिए आज सर हम लोगों के साथ हैं। सर से कई सारे सवाल लेंगे कि मैथ्स की प्रिपरेशन यदि हमें करनी है तो टीयर 1 और टीयर 2 को किस तरीके से अप्रोच करें, कौन से टॉपिक्स को हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस टॉपिक को कैसे तैयार करें, उन सभी विषयों पे बात करेंगे और जो भी आपके जनरल सवाल होंगे उन प्रश्नों को हम लेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बातों ही बातों में बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे अपनी प्रिपरेशन को लेकर। सबसे पहला सवाल सर यह है कि जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है या बैंक की तैयारी कर रहा है, क्या वो एसएससी के लिए प्रिपरेशन की तरफ बढ़ सकता है बैंक की तैयारी करते हुए? बिल्कुल। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर बैंक की तैयारी भी कर रहे हैं और उसके साथ आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं जी, तो बिल्कुल संभव है। बस कुछ थोड़ा सा अपने पढ़ाई के तरीकों में परिवर्तन करना होगा। क्वेश्चंस के डायमेंशंस में भी फर्क है? बिल्कुल फर्क है, इसीलिए ये परिवर्तन जो आपकी जरूरत है जी, वो आपको करना ही होगा। अगर एक एनालिसिस आप करें तो आप पाएंगे कि बैंकिंग के अंदर 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे स्पेशली डीआई एसएससी में भी है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बैंक के अंदर वो थोड़े डिफरेंट हैं जी। तो डीआई को लेकर, डेटा सफिशिएंसी को लेकर, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एसएससी में नहीं पूछे जाते हैं। इवन जो नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं बैंकिंग के अंदर जब वो पूछे जाते हैं, इवन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ही अगर मान लें हम थोड़ी देर के लिए जी, तो उसके भी पूछने का तरीका है एसएससी में वो डायरेक्ट दिखाई देता है, बट बैंक थोड़ा सा उसे इनडायरेक्ट वे में भी पूछ लेता है। तो आपको सिर्फ ये पहले छांटना है कि कौन कौन से टॉपिक्स दोनों के अंदर डिफरेंट हैं जी, उनकी प्रिपरेशन आप अकॉर्डिंग टू दैट कीजिए, यानी वो जिसमें इंक्लूड है। जैसे एडवांस मैथ्स की मैं बात करूं तो एडवांस मैथ्स आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी में देखने को मिलता है, तो आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस को पढ़िए, वहां आपको बैंकिंग नजरिए को भूल जाने की जरूरत है। लेकिन जब आप टाइम एंड स्पीड पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा बैंकिंग के अकॉर्डिंग। उसका रीजन यह है क्योंकि अगर आप बैंकिंग को टारगेट करके चलेंगे तो एसएससी का पार्ट अपने आप हो जाएगा जी। अगर केवल एसएससी तक अपने आप को सीमित रखेंगे तो बैंक का कुछ हिस्सा आपका छूट जाएगा। चलिए, मे भी पॉसिबल है कि आपकी स्पीड इतनी ना हो पाए कि आप बैंक में सिलेक्शन ले पाए, आते हुए क्वेश्चंस भी शायद आप नहीं कर पाएंगे जी। तो अप्रोच को बस ये ध्यान रखिए, जिस साइड में इंक्लाइंड ज्यादा है वो पार्ट, उस साइड में आप अपनी प्रिपरेशन को करें, यानी अकॉर्डिंग टू बैंक। अगर टफ है एसएससी से तो आप बैंक के अकॉर्डिंग उस हिस्से को प्रिपेयर करिए, और अगर एसएससी उस हिस्से में एक्सक्लूसिवली आ रहा है या टफ आ रहा है तो आप एसएससी को लेकर फोकस करिए। कंबाइनली अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे होंगे। बिल्कुल, क्वेश्चन की डायमेंशन में थोड़ा सा हो सकता है, पूछने के तरीके में थोड़ा बहुत फर्क हो, तो आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी कि बेसिक्स के एक बार बेसिक्स से अगर कोई होके गुजर जाता है तो हमें लग रहा है उसमें बहुत ज्यादा विशेष परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। मेंस को लेकर जैसे आपने बोला कि एडवांस मैथ्स एसएससी में आता है तो आपको एडिशनल थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक में डीआई वगैरह जो, अगर आप बैंक में डीआई पढ़ रहे हैं तो आप एसएससी की डीआई की तरफ ज्यादा सोचोगे ही नहीं। क्योंकि आपको बहुत आसान लगने लगेगी वो। करेक्ट सर। चलिए सर, एक सवाल और है यहीं पे, चूंकि एसएससी की बात होगी, तो क्या एक बच्चा है जो आज से तैयारी शुरू कर रहा है या फिर ऑलरेडी बच्चे कर रहे होंगे, तो बच्चों के माइंडसेट में तो जनरली प्रीलिम्स ही होगा या टीयर 1 ही होगा? बिल्कुल होगा। टीयर 2 को भी क्या साथ लेने की जरूरत है तैयारी के दौरान ही? और अगर लेके चले टीयर 1 टीयर 2 तो क्या चीजें हैं जो ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली लाइन आपकी मैं उन सभी बच्चों के लिए बोलूं, चाहे वो आज से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो या ऑलरेडी पहले से करते चले आ रहे हैं जी, उन दोनों को टीयर 1 और टीयर 2 साथ में लेके ही चलना होगा। यहां मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा कि आप टीयर 1 को पहले पढ़ लीजिए फिर टीयर 2 पढ़ लीजिएगा, वो समय नहीं है अब जी। तो ये तो दोनों तरह के बच्चे अपने दिमाग से निकाल दें कि दोनों की प्रिपरेशन अलग अलग करनी है। प्रिपरेशन एक साथ ही होगी क्योंकि आज का समय इसकी डिमांड करता है जी। अब मेरे अकॉर्डिंग नहीं चीजें चलेंगी, मुझे अपने को उस एग्जाम के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा जी। तो इसको ध्यान रखिए। हाँ, रही बात प्रिपरेशन की, तो 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे आप में से।
एक वो जिन्होंने अभी शुरुआत की होगी, यानी जो इस साल ही क्वालिफाई होके आए होंगे या वो एलिजिबल हुए होंगे, एक वो होंगे जो ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं जी। दोनों के पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा फर्क आएगा। मैं उन बच्चों को जो कि पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको टारगेट करूं तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किसी चैप्टर को इग्नोर करें जी। लेकिन जो आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनके सामने इमीडिएट एक एग्जाम आ रहा है और वो एक रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क है, ये बिल्कुल रिस्क है कि सिलेक्शन चाहते हैं, तो एक छोटा सा रिस्क उन्हें लेना पड़ेगा कि कुछ चीजों को सेलेक्टिव वे में वो पढ़ सकते हैं जी। कौन सी चीजें सेलेक्टिव वे में पढ़ेंगे, कौन सी नहीं पढ़ेंगे, शायद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जी। वहां ध्यान से आप सुनिएगा, आपको ये बातें समझ में आएंगी। सर, जैसे आपने कहा टीयर 2 और टीयर 1 अलग करने का तो कोई स्कोप ही नहीं है आपको। और एक अच्छी चीज सर और है कि आज की डेट में टीयर 1 और टीयर 2 एक जैसे हो गए हैं। हाँ, काफी सिमिलरिटी, इसलिए इनमें अब अंतर करने की जरूरत नहीं है जी जी। थोड़ा सा लेवल का आई थिंक जो फर्क है वो ही होगा, उसके अलावा और कुछ तो नहीं। लेवल का फर्क जरूर होता है जी, बट एसएससी में वो लेवल का फर्क भी बैंक जितना नहीं दिखाई देता हाँ, है, वो महसूस जितना बैंक में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एक प्री और मेंस में, उतना एसएससी के टीयर 1 और टीयर 2 में डिफरेंसेस नहीं दिखाई। इवन कई बार तो हम लोगों ने देखा है कि टीयर 1 में शायद क्वेश्चन ज्यादा कठिन आ गए हैं और टीयर 2 में थोड़े से आसान आ गए हैं जी जी। सर, एक सवाल और बच्चों की तरफ से है कि कई बार बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि, और वो चूंकि एसएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो उनको सलाह देने वाले भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। एक जनरल टर्म है कि एक काम करो, प्रीवियस ईयर पढ़ो बस। तो क्या केवल प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है, या हमें अपनी तैयारी बेस तैयार करके फिर हम प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर करें, वो नीड ऑफ द आवर है या नीड ऑफ द टाइम है? नहीं, देखिए, अगर कोई आपको ऐसा सजेशन दे रहा है कि केवल प्रीवियस ईयर को पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा जी, तो शायद आपके लिए वो आपका दोस्त नहीं है जी, या सही गाइड करने वाला नहीं है जी। लेकिन एक बात सही है कि बिना प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किए हुए भी आप आगे जल्दी नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ। क्योंकि जब आप किसी भी खेल में उतरते हैं तो उसके मैदान के सरकमफ्रेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, हॉकी खेलने जा रहे हैं, टेनिस खेलने जा रहे हैं, कुछ भी आपको उसके मैदान के बारे में तो पता हो, यानी आपको मैदान देखना पड़ेगा। वो प्रीवियस ईयर पेपर ही हैं, तो मैदान देखने के लिए आपको एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को देखना पड़ेगा ताकि आप जान पाए कि आपकी कैपेबिलिटी कहाँ है, कहाँ आपको ज्यादा रिदम की जरूरत है, कहाँ आपको थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। ये सीखने के लिए प्रीवियस ईयर चाहिए। चलिए, प्रीवियस ईयर की बात हुई तो सर यहीं पे समय है कि हम लास्ट ईयर का जो पहले प्रीलिम से स्टार्ट करते हैं सर। लास्ट ईयर का जो टॉपिक वाइज जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे सर, उसके बारे में थोड़ा सा जानना हेल्प करेगा ये भी जानने में कि कौन से टॉपिक्स को मैं पहले पिक करूं पढ़ने के लिए जी, क्योंकि अगर मेरे पास, मैं नया स्टूडेंट हूं और मुझे लगता है कि आज मैं उतना पढ़ूं जितने से शायद सिलेक्शन हो जाए, तो एक रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन ये जानकारी आप तभी ले पाएंगे जब आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा आइडिया हो। चलिए सर, तो देखते हैं स्क्रीन पे लगा दीजिए, हम अपने जी बिल्कुल टेक्निकल टीम से बोलेंगे। एक बार स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे सर, ये दिसंबर 22 ये 2022 का पेपर है जी सर। इसमें टॉपिक्स तो सारे, जैसे हमने सारे टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, अलजेब्रा, सर्ड इंडिसेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसे करके सारे टॉपिक्स लिखे हुए सर। इसमें आप देखो बच्चों, तो यहाँ आप देखो, आप एक चीज को तो समझ जाओगे जब ये पूरा आप देख लोगे। अभी थोड़ी देर में हम इस 2 बार में 3 बार में इसे आपको दिखाएंगे जी। अभी जो फर्स्ट पेज आपके सामने, अगर आप उसमें देखोगे तो लगभग 15 चैप्टर में से आपके 8 चैप्टर के आसपास से लगभग क्वेश्चंस पूछे गए हैं जी, और लगभग सभी से एक एक क्वेश्चन पूछे गए। सिर्फ 1 या 2 चैप्टर ऐसे आपको दिख रहे हैं अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के रूप में, जहां आपको नंबर्स ज्यादा दिख रहे हैं एक से, यानी अलजेब्रा के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन है सर, अलग अलग ट्राइंगल से रिलेटेड है, एंगल लाइन रिलेटेड है, तो हम उन्हें क्लब कर ले तो ज्योमेट्री से भी 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं जी। इस तरीके से आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। इन टॉपिक्स में से आपके हिसाब से कौन से टॉपिक्स हैं जो हर साल लगभग क्वेश्चन देते ही देते हैं? देखिए, पढ़ना तो ज्योमेट्री सदाबहार है, बच्चों को थोड़ी कठिन भी लगती है जी, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें अंदर आपको थ्योरम्स का
यूज करना आना चाहिए। करेक्ट करेक्ट सर। तो उन थ्योरम्स को अगर आप एक बार ग्रॉस, और यहाँ कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। एक थ्योरम से दूसरी थ्योरम कैसे आ रही है, उसमें क्या लिंक है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप ये चीजें धीरे धीरे, और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा सर, जैसे जिस सिस्टम में, जैसे नंबर सिस्टम पहले सिंप्लीफिकेशन, एचसीएम, एचसीएफ, एलसीएम, ये टॉपिक इसी सीक्वेंस में ऐसे तैयारी करते हैं बच्चे जनरली? देखिए, पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो भी आपको पढ़ा रहे होंगे जी, वो लगभग यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं जी। फर्क इतना होता है कि वो पहले अर्थमेटिक चैप्टर को एक साथ ले लेते हैं और एडवांस पार्ट को एक साथ लेते हैं। करेक्ट। इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और ये बहुत ज्यादा माने नहीं रखता है। जब तक कि कोई चैप्टर किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो तब तक वो आगे या पीछे आप पढ़ रहे हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जैसे डीआई पढ़ना है तो परसेंटेज रेशियो और प्रॉफिट लॉस, आई थिंक ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको आने चाहिए। एटलीस्ट 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एक परसेंटेज है, हाँ, दूसरा एवरेज है जी, और थोड़ा सा फ्रैक्शन। अगर आपको ये आइडिया है तो आप डीआई को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए सर, अगले स्क्रीन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, कि हम देख लेते हैं बाकी जो टॉपिक। सर यहाँ पे देखिए, मेंसुरेशन 2D 2 डायमेंशन वाले, और मेंसुरेशन 3D से तो खैर लास्ट ईयर में क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, हालांकि आता है, हमें पढ़ना नहीं, अभी देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हम यहाँ क्रिएट कर दें जी, कि आप देखोगे थोड़ा सा, तो अगर प्री में 2D को ज्यादा फोकस किया गया है तो मेंस में आप 3D को ज्यादा फोकस पाओगे। अभी हम लोग अगर आगे देखें, हाँ, जो अगली स्लाइड हमारी आएंगी मेंस की जब आएंगी, तो उसमें आप देखोगे 3D को ज्यादा फोकस करेंगे। यही ऐसे छोटी छोटी चीजों से ही वो प्री और मेंस में डिफरेंशिएशन करते हैं जी। लेकिन एक अच्छी चीज आपको बताएं, मेंसुरेशन बहुत आसान चैप्टर है, कुछ चुनिंदा फार्मूला है, उन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, ये सर बहुत पहले पढ़ा भी होता है एकेडमिक्स में, तो बिल्कुल आप में से हम लोग 2D का मतलब हो गया एरियाज के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना, या बहुत ज्यादा वैसे 1D है वो, लेकिन लेंथ को भी हम 2D में ही मेजर कर लेते हैं। जैसे कोई सरकमफ्रेंस अगर हम मेजर करेंगे तो वो 1D का पार्ट है, लेकिन हम 2D मानते हुए उसे मेजर कर लेते हैं। जैसे सर्कल हुआ और सर्कल का एरिया हमें निकालना है तो 2D ही कंसीडर करेंगे पेपर में। देखिए, एरिया मतलब 2D, एरिया को 3D में नहीं, 3D जाते ही वो वॉल्यूम हो जाएगा। जी जी, वॉल्यूम की बात सा डिफरेंस है, तो फिर वहाँ वॉल्यूम के बारे में बात करना शुरू कर देगा। जैसे वो गोला हुआ, हाँ, तो गोला जहाँ पर आपको 3 डायमेंशंस मिल रहे हो, यानी लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, डेप्थ हो, तो वो 3D के पार्ट होते हैं। तो मेंस में जाकर आपको ये चीजें दिखाई देगी अलग अलग। सर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, प्रोबेबिलिटी अभी आपका ये प्री, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हाँ, तो प्री के सिलेबस में नहीं है जी। तो वहां पर हम जब पहुंचेंगे, आपको मेंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो जरूर दिखाई देगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, दो क्वेश्चन आपको है। फिर रेस्ट जो भी टॉपिक्स दिख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, या फिर एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शंस हो गया, मिक्सचर एलिगेशन, इनसे आपको एक एक क्वेश्चन मिल रहे हैं जी। कमोबेश यही लगभग आपको हमेशा मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो CGL हो, चाहे CHSL हो, या कोई भी दूसरा एग्जाम हो जो SSC के पैटर्न पर को फॉलो करते हैं, उन एग्जाम्स में आपको यही चीज। अच्छा, जैसे रेलवेज वगैरह स्टेट के एग्जाम भी कई बार SSC के पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो पैटर्न को भले फॉलो ना करें जी, लेकिन क्वेश्चंस को जरूर फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो सिलेबस आप जरूर देखिएगा, रेलवेज में सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस, वैसे जब से SSC ने स्टैटिस्टिक्स को और प्रोबेबिलिटी को अपने अंदर ले लिया है, तब से आप रेलवे के सिलेबस को बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट अब नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर, कुछ और टॉपिक्स हमारे हैं। 30 टॉपिक तो ये हो गए, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं प्लीज जी। यहाँ पे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ट्रेन से रिलेटेड, तो एक क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड का पार्ट है, एक क्वेश्चन वहां से। सर डेटा इंटरप्रिटेशन टेबल वाली जो है वो 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, और पाई के 2 हैं। पाई के 2 तो इस तरीके से, हालांकि ये पाई और टेबल तो हमारे ख्याल से सबसे इजी डीआई में इंक्लूड। एक्सक्लूसिवली अगर मैं बात करूं SSC पर फोकस रहते हुए, तो इन्हीं 2 से ज्यादा ही पूछे गए हैं। 90% क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। कभी कभार अगर पूछ लिया जाए, जैसा रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो मेरी नॉलेज में नहीं है कि इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। इनके अलावा ज्यादातर इन्हीं से पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। सर इनमें से जैसे ये टॉपिक्स दिख रहे हैं, इनमें से आप कौन से टॉपिक्स बोलेंगे कि बिल्कुल आप पकड़ के एकदम? ये मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं, बच्चा अपने आप ये समझ रहा होगा जी कि उसने देख लिया अलजेब्रा पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस है जी, उसने देख लिया कि DI पर थोड़ा सा फोकस है, उसने देख लिया ट्रिग्नोमेट्री पर ज्यादा फोकस है। तो ऐसे ही करके उन सारे टॉपिक्स पर, जो टॉपिक्स पर एक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा फोकस करके पढ़ने की जरूरत है। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है। बाकी एज इट इज पढ़ना तो आपको सब कुछ है। बहुत सेलेक्टिव तभी आप होइए जब आप बिल्कुल रिस्क लेने जा रहे हैं कि मैं सिर्फ सेलेक्टिव पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी प्रिपरेशन शुरू की है। तो
ठीक है, एक रिस्क ले लेते हैं। वैसे कंप्लीट प्रिपरेशन का तो मतलब ही यही है कि आप सब चीज के लिए हर तरीके से तैयार बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, डिफाइंड सिलेबस है, डिफाइंड सिलेबस है, बहुत आसानी से आप इन सारे टॉपिक्स को, मुझे लगता है कि आप 15 से 20 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में 80% का सिलेबस अपना बेसिक लेवल पर कंप्लीट कर सकते हैं जी, अगर आप फोकस होकर पढ़ाई करते हैं तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए सर, तो अब ये तो रही प्रीलिम्स की बात सर, हम अब आने वाले हैं कि प्रीलिम्स के अलावा यदि हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी है, मेंस में जैसे आपने कहा कि एडवांस मैथ्स का हम लोग स्क्रीन पे, हाँ, एडवांस मैथ्स का जो क्वेश्चंस है, टॉपिक्स हैं बेसिकली, वो इनके अलावा जो टॉपिक्स हमने देखे हैं वो इनसे अलग ही होंगे ऑफ कोर्स। सर उनमें कौन कौन से होते हैं और उसके लिए हमारी अप्रोच नहीं सर, इस मामले में एसएससी के बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि बहुत बड़ा वेरिएशन एसएससी प्री और मेंस में नहीं करता है। सिर्फ वो अभी रिसेंटली इसी साल से आपका जो प्रोबेबिलिटी है और स्टैटिस्टिक्स है, इन 2 टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। अदरवाइज बाकी लगभग सिलेबस सेम है, जो पहले आप पढ़ रहे थे वही है, और प्री और मेंस में बस इतना ही डिफरेंस मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी क्वेश्चंस में कभी किसी, जैसे आप एक चीज को फोकस करके अगर देखेंगे तो जिन टॉपिक्स को थोड़ा सा प्री में कवर किया गया है, उन्हीं के अगले वाले हिस्से को मेंस में कवर कर लिया गया है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जब आप मेंसुरेशन को देखोगे तो 2D आपको प्री में पूछा गया है, तो आप अभी मेंस देखिएगा तो उसमें 3D में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये डिफरेंस है सर। एक टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन मान लीजिए प्री में पूछ लिया गया, तो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन पूछ लिया गया मेंस के अंदर। सर बोट एंड स्टीम भी सेम प्रोसेस, टाइम एंड डिस्टेंस आप पढ़ते हो तो उसी में कोई आपको ट्रेन अलग पढ़ा देता है, लेकिन है तो वो भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट। बोट एंड स्ट्रीम आपको अलग पढ़ा दिया जाता है, बट है वो भी टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट। करेक्ट करेक्ट सर। एक सवाल और जो बहुत ज्यादा, जब मेंस की बारी आती है या टियर 2 की बात करें, टियर 2 में एक जो फोबिया या एक हवा बोल सकते हैं ऐसा बना हुआ होता है कि कैट लेवल के भी क्वेश्चंस जो है उसमें आ जाते हैं। तो अच्छा, 2017 में अब हम कैट लेवल बोलें या हम उसको सीजीएल लेवल ही बोलें कि सीजीएल का टफ लेवल आ गया, इक्विवेलेंट हो गया कैट लेवल के, तो बच्चों का ये कहना कि क्या हमें उस स्तर पे जाके तैयारी करने की जरूरत है या फिर हम तैयार रहें मेंस के लिए नॉर्मल जैसे हम प्रिपरेशन अपने नॉर्मल रूटीन पे करते हैं वैसे करें? नहीं, बहुत मतलब आपने मुझे भी थोड़ा सा उसमें परेशानी में डाल दिया है ये क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि ये कहना कि आप ये ना पढ़िए बहुत कठिन होता है, और बच्चों को ये भी कहना कि नहीं आप ये पढ़िए ये भी बहुत कठिन होता है। जी। बच्चों, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं और आपको लगता है कि आपकी कैपेबिलिटी है थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चंस को करने की, तो आप जा सकते हैं, पुश करिए। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप केवल वही फोकस करो, क्योंकि देखिए हर एग्जाम की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो एसएससी भी फॉलो करता है कि 8-10 साल में वो 1 साल ऐसा पेपर बना देता है कि जो बहुत टफ होता है। करेक्ट। अगर आप बहुत आसानी से एनालिसिस कीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, तो अभी पीछे से बहुत आसान पेपर ही रहे हैं, बहुत कठिन पेपर कभी नहीं पूछे गए हैं। कहीं 10 साल के बीच में एक बार, जैसे सन 16 की बात या 15 की बात आप कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन टफ था, तो ठीक है। 17 में शायद वो अच्छी बात है कि अगर किसी के लिए टफ है तो वो सबके लिए टफ है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन टफ पेपर आने की उम्मीद में सिर्फ टफ पढ़ने से एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, और वो ये होती है कि अगर पेपर आसान आ गया तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रिपरेशन, आपकी जो सोचने की ताकत है, वो एक अलग लेवल पे चल रही होती है, अलग डायमेंशन में, अलग डायमेंशन पे आप होते हैं। ये चीज आप कभी कभी समझते होंगे, जब बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप गलत कर बैठते हैं। बिल्कुल सच है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी सोच जो होती है, एक सोचने का दायरा वो बड़ा हो चुका है, तो आपको लगता है कि अच्छा इतना आसान चीज तो नहीं पूछी गई होगी। जैसे इस साल का ही अगर मेंस का पेपर उठाओगे तो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि 10% का डिस्काउंट और 10% का 2 डिस्काउंट दूसरा मिलता है, तो टोटल सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो गया बनेगा। अब मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चों ने कम से कम इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़ा होगा। कितना सिंपल सवाल, इतना आसान पेपर, ये तो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन, प्रीलिम्स भी नहीं है, तो बेसिक में पढ़ाया जाता है। जब आपको पहली बार सिखाया जा रहा होता है तब बताया जाता है कि इस भाई चलो एक 10 देता, एक 12 देता, तो भी मैं मानता कि थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। पहला 10, दूसरा भी 10, इसमें कैलकुलेशन ही नहीं है कहीं। तो इसलिए
देखिए सिलेक्शन लेना केवल एग्जाम में क्वेश्चन को आना ही सफिशिएंट नहीं है। बहुत बड़ी बात मैं आपसे बता रहा हूँ, जो आपकी रीडिंग हैबिट है ना, ये भी आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक क्वेश्चन को आपने एक बार में पढ़ के समझ लिया या 3 बार में पढ़ के समझा, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो ठहराव पे होता है, अगर एक तो प्रैक्टिस पे भी होता है और प्रैक्टिस से ही ठहराव मुझे आता है, लगता है ऐसा। कई बार जैसे रीजनिंग की मैं बात करूं, चूंकि मेरा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन पढ़ा बच्चे ने, या शुरुआत में मैं भी वो प्रॉब्लम फेस करता था, क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती थी, वो रुकता ही नहीं था दिमाग में। हाँ, ये आगे की 2 लाइन या प्रेशर में उस तरीके का हो गया। ये किसी भी, देखिए एक पुरानी कहावत है कि ज्ञान अच्छा होता है, लेकिन ज्ञान के साथ अगर अभ्यास मिल जाए तो सोने से सुहागा होता है। बिल्कुल, क्योंकि अभ्यास क्या करता है, आपको आदी बना देता है उस काम को करने का, जिसमें आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है या आपको टाइम नहीं लगता है, तो आप फटाफट करते चले जाते हैं। यही अभ्यास की जरूरत है। ज्ञान तो आपको लेना ही पड़ेगा उस अभ्यास तक पहुंचने, बिना ज्ञान के अभ्यास नहीं पॉसिबल है, लेकिन ज्ञान के साथ अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। आप जितना, जैसे आपने 2 व्हीलर चलाना शुरू किया होगा तो आपने ज्ञान ले लिया, फिजिक्स के सारे थ्योरम्स आपने पढ़ लिए कि कौन कौन से थ्योरम्स लगते हैं, भले ही, लेकिन वो चलाना आप तभी सीख पाए जब आपने अभ्यास किया लगातार। और आज आपका ब्रेन नहीं, आज आपका शरीर चलाता है। ऐसे ही सब क्वेश्चंस हैं, यानी दिमाग एंगेज नहीं होता है उस काम के लिए, तब आप और चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसी तरीके से पढ़ाई भी है, आप जितनी ज्यादा बार एक क्वेश्चन, एक तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर गुजरेंगे। कोई क्वेश्चन आसान क्यों होता है सर? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जी। आसान सर, मुझे लगता है जैसे मैं अब पहली बार कहीं मुझे घर का रास्ता दिखाएं, मैं 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया उसी रास्ते पे, तो उसकी एक एडॉप्टेबिलिटी, सबकॉन्शियस माइंड में एक एडॉप्टेबिलिटी हो जाती है। तो और मुझे लगता है दिमाग का जो एक हिस्सा है, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू में अगर एक हिस्सा एक प्रोग्राम के लिए रन कर रहा है, इंगेज हो रहा है, दूसरा और दूसरे प्रोग्राम के लिए इंगेज हो रहा है, तो इंगेजमेंट ज्यादा हो गया दिमाग का। अगर एक पे काम करने की जरूरत ना पड़ी तो पूरा सीपीयू इंगेजमेंट एक ही काम के लिए आपका रहेगा। तो ये सेम चीज सर अप्लाई होती है मुझे लगता है क्वेश्चंस में। जैसे आपने कहा अभ्यास की बात, हम ज्यादा अभ्यास कर लेते हैं तो उसकी ऐसी एडॉप्टेबिलिटी होती है कि हमें कई बार पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे इंग्लिश रीडिंग में ही सर मैं देखता हूँ, पहले पढ़ता था एक एक शब्द ऐसे ऐसे चुन चुन के पढ़ना पड़ता था। अभ्यास हो जाने के बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब्स और वो सब अपने आप दिमाग में फीड होते चले जाते हैं, वो पढ़ता चला जाता हूँ। जी बिल्कुल, यही है कि जब आप चीजों को बहुत बार रिवाइज करते हैं तो लगभग आपको याद हो जाती है। और फिर उनका रिफ्लेक्शन, आपका उनकी तरफ जो आपका रिफ्लेक्शन होता है फास्ट हो जाता है। बस यही है और कुछ नहीं। सिलेक्शन लेने वाले बच्चों में और ना लेने वाले बच्चों में नॉलेज का गैप हो सकता है, ना हो, लेकिन अभ्यास का गैप जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल सर। अब सर आगे बढ़ने से पहले, तो चूंकि मेंस की तरफ बढ़ गए, प्रीलिम्स के लिए तो सारी क्वेरी हो ही गई हैं। मेंस को लेकर सर हम चाहते हैं कि पहले हम प्रीवियस ईयर का पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हुए थे सर, तो अब हम लोग मेंस की तरफ चलते हैं। मेंस के लास्ट ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन, क्योंकि वो एक आइडिया लग जाएगा तो फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए मेंस का जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, क्या पैटर्न था प्लीज। जी सर, ये रहा आपके सामने सर, 2022 का है ये। हाँ, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि 1 साल का ही यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसका रीजन सिंपल ये है कि आज से बच्चों आपको यही फॉलो करना है। करेक्ट। रीजन आप भी जानते हो कि आज से पहले, इस एग्जाम से पहले के जो मेंस एग्जाम हुए थे टियर 2 के, उनमें आपको सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स में ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। करेक्ट। और अगर आप ध्यान दो तो आपको मैथ्स के अंदर 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते थे और इंग्लिश में 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आपका जो पढ़ने का तरीका था, आपकी स्ट्रेटजी थी, वो डिफरेंट थी। अब उस स्ट्रेटजी से आपका फायदा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि तो आपको नई स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, क्योंकि अब रीजनिंग भी शामिल हो गई है, अब जीए भी शामिल हो गया है और आपका कंप्यूटर भी शामिल हो गया है। तो आपकी स्ट्रेटजी में फर्क आ गया, पेपर का पैटर्न बदल गया है। अभी तक आप मैथ्स और रीजनिंग तो था ही नहीं मेंस में, लेकिन मैथ्स का पेपर और इंग्लिश का पेपर अलग अलग करते थे। अब आपको मैथ्स का जो पेपर है वो रीजनिंग के साथ सॉल्व करना है। अब यहाँ आपको गेम खेलना है थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाते समय। बिल्कुल, वो ये है क्योंकि बेटा आपको 60 मिनट्स जो मिल रहे हैं, 1 घंटे का जो टाइम मिल रहा है, 30 क्वेश्चंस मैथ्स के और 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के। तो आपको ये लग रहा होगा कि एवरेज 1 मिनट सारे क्वेश्चंस के लिए मिल रहे हैं आपको। बिल्कुल सही बात है, मैथमेटिक्स यही कहती है कि आपको 1-1 मिनट हर क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं। लेकिन एग्जाम का जो स्ट्रेटजी है वो ये नहीं कहती है जी। वो कहती है मुझे रीजनिंग में 30 सेकंड्स मिल रहे हैं और वही मैथ्स में मुझे 1.5 मिनट मिल रहा है, 1.5 मिनट। हाँ, 1 मिनट 30 सेकंड मिल रहा है। अब देखिए मैथ्स आसान लगने लगेगी। जैसे ही आपका समय बढ़ा,
आपको मैथ्स आसान लगने लगेगी। अब कोई कह सकता है कि सर नहीं, मेरे को रीजनिंग में ज्यादा लगता है, समय मैथ्स में कम लगता है। मैं सर एक सवाल यहीं पे पूछूंगा कि ऐसा तो नहीं कि रीजनिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी ऐसे में? नहीं, कंप्रोमाइज नहीं होगी। मैं उसी पर आ रहा था, जो मैं बोल रहा था वो यही था कि अगर आपको लगता है कि आप उतना फास्ट मैथ्स में है जितना मैं सोच रहा हूं कि आप रीजनिंग में है जी, और रीजनिंग में आप उतने फास्ट नहीं है जितना मैं आपसे सोच रहा हूं, हाँ, तो आप रिवर्स कर दीजिए इस प्रोसेस को, यानी ज्यादा समय रीजनिंग के लिए दे दीजिए और मैथ्स को कम कर दीजिए। ये दोनों में इक्वल भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप 30-30 मिनट के टाइम में बाकायदा। ये आपको देखना पड़ेगा। इसी के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, टेस्ट दीजिए, जो मॉक टेस्ट आप जिसको कहते हैं, स्पीड टेस्ट कहते हैं, उनको दीजिए और ये स्ट्रेटजी डेवलप कीजिए कि आपको कितना समय लग रहा है, कहां आप समय बढ़ाना चाहते हैं, कहां आप समय कम कर सकते हैं, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। मैं जो डिसीजन लूंगा वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, यानी मैं मैथ्स को ज्यादा समय दूंगा, रीजनिंग को कम दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है रीजनिंग आसानी से हो जाएगी, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है एसएससी के अंदर क्वेश्चंस को करने के लिए, और मैथ्स में थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग टाइम अलॉट करूंगा। बाकी सेक्शंस तो अलग हो रहे हैं, इसलिए उनके साथ मैं छेड़खानी नहीं कर सकता। यही डिसीजन आप दूसरे पेपर के साथ उस पेपर को देखते हुए लीजिएगा, जैसा कि उनके टीचर्स आपको बताएंगे भी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किधर टाइम ज्यादा देना चाहते हैं, किधर कम देना चाहते हैं, या किधर आप बराबर बराबर रखना चाहते हैं। डिसाइड विद योर स्पीड टेस्ट। आप अपने स्पीड टेस्ट को लीजिए, दीजिए और उसके बाद एनालिसिस कीजिए। बिल्कुल सर, मेरी बात कहने पे नहीं, हाँ सर, मेरी बात पर विश्वास मत करिए सर। यहाँ पे देखिए, नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, अगले शिफ्ट में 3 थे। अगर हाँ बिल्कुल देखेंगे तो नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन है, फिर 3 है, लेकिन नंबर सिस्टम केवल नहीं देखिए, आप उसके साथ और भी चीजें अगर देखेंगे, एचसीएम, एलसीएम और इन सब चीजों को, तो आपको 4 से 5, अगर मैं एचसीएफ एलसीएम तक जाऊं तो ये पूरा नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो 3 से 5-6 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। बिल्कुल सर। तो ये डिपेंड करता है एग्जाम में कि कौन सा किससे पूछा गया, लेकिन आप देखोगे तो बहुत हद तक फोकस है नंबर सिस्टम के ऊपर, कुछ हद तक फोकस है आपका फिर ज्योमेट्री से। तो सर यहाँ पे एक ही क्वेश्चन ज्योमेट्री को आप देखोगे तो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, 1 2 3 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक, 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं जी। अलजेब्रा के ऊपर थोड़ा सा फोकस इस दौरान कम रहा है, एक ही एक क्वेश्चन पूछा गया है जी। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन जरूर ज्यादा आए हैं जी सर, और मेंसुरेशन से आप देखेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, और स्पेशली अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो 3D पर आपको ज्यादा मेंसुरेशन सर 6 क्वेश्चन तक गया है। हाँ बिल्कुल गया होगा, क्योंकि मेंसुरेशन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है जी। एसएससी, और अच्छी बात यह है कि बहुत आसान पार्ट भी है। बिल्कुल सर। यहाँ पे देखिए सर, जैसा आपने कहा था ना, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी वो प्रीलिम्स में नहीं पूछी गई, इसमें देखिए यहाँ पर आपको स्टैट्स के मिल रहे हैं और एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी का भी मिल रहा है। बिल्कुल, बाकी सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट आई थिंक, कोई भी चेंज नीचे स्क्रॉल डाउन करें प्लीज जी। बाकी सारे टॉपिक्स सर नॉर्मली एक एक करके ही आए हैं। और आप लोग में से बहुत से बच्चे देखे टाइम एंड वर्क को बहुत पढ़ते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं पढ़ने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है आपके लिए कि बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस के अंदर। ठीक है, ठीक सर। एक चीज और मुझे लगती है कि चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स में पहले तो ज्यादा थे, तो फिर तो डिफॉल्ट सी बात थी, किसी ना किसी टॉपिक से तो ज्यादा क्वेश्चन हो ही जाते। अब आज के समय में नंबर ऑफ क्वेश्चन ही कम हो गए। अगर 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके पास 45 के आसपास टॉपिक्स हैं, अगर मैं इनको बाइफरकेट कर दूं सब टॉपिक्स में भी, तो ये 55 के आसपास तक जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस हर टॉपिक से पूछे जा सकते थे। लेकिन अब तो चेंज हो गया। अभी क्योंकि 30 क्वेश्चंस ही रह गए और टॉपिक्स ज्यादा हैं, और उनमें भी आप कुछ टॉपिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, लाइक अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे के एग्जाम्स में यही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पूछने वाला था सर कि क्या एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन हो सकता है? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये रिफ्लेक्शन आपका एक पार्ट, मतलब शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में तो मिलता है, क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन करना होता है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन करके नॉर्मलाइजेशन करना बहुत मुश्किल काम है। तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए वो उस टॉपिक को लगभग कमोवेश रखते हैं वहां पर। और मैथ्स ऐसा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक परसेंटेज का क्वेश्चन सपोज करिए कि कोई आया हो, और उस परसेंटेज के क्वेश्चन में रेशियो भी हो, तो अब हम जो ये चार्ट तैयार करता है उसके सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि मैं इसको परसेंटेज में शो करूं या रेशियो में शो करूं। जी बिल्कुल। तो ये बच्चा आपको करना पड़ेगा खुद। आप देखोगे तो बहुत सारे चीजें इनमें ऐसी दिखाई देंगी आपको जो एक से ज्यादा
क्वालिटी वाली थी, और किसी एक में रखना है आपको तो आपने उसका जो मेजर पार्ट है उसमें रख दिया। तो ये डिपेंड करता है। यानी हम ये कह सकते हैं सर, जो अभी हम देख रहे हैं जैसे क्वेश्चंस हमने देखे, बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं मेंस में या टियर 2 में नहीं पूछे गए, तो ये जरूरी नहीं कि अगले साल भी नहीं पूछे जाएंगे। नहीं, ये गलती कतई नहीं करिएगा आप सारे। इसीलिए मैंने बोला ना, 2 हिस्से में खुद को डिवाइड कर लीजिए। आपने प्रिपरेशन आज से शुरू की है और आपको जुलाई में होने वाला एग्जाम आपका टारगेट है, तो फिर आप सेलेक्टिव पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले से और लगभग सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो फिर मैं ये ऑप्शन आपको नहीं दूंगा कि आप सेलेक्टिव स्टडी करिए, सेलेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए। आपको सब करने की जरूरत है, आपको सब कुछ करने की जरूरत है। एक कंप्लीट प्रिपरेशन तभी आपकी हो पाएगी जब जितने भी टॉपिक्स आपने देखे हैं वो सारे के सारे आप करें, उसकी प्रिपरेशन आप करें। बाकी समय के साथ आप लेवल बढ़ाते जाइए, आप कैट लेवल की सॉल्व करिए, लेकिन उसके लिए भी स्टेप होना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं सर छोटा सा, कि अगर आप पूरा सिलेबस देखोगे तो कहीं भी प्रोग्रेशन वर्ड आपको दिखाई नहीं देगा मैथ्स के सिलेबस में। लेकिन क्वेश्चन नंबर सिस्टम में ही ऐसा पूछ लिया जाएगा आपसे कि जिसमें प्रोग्रेशन का यूज हो रहा होगा। तो इसलिए यहां पर आप ये कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हम एक आइडिया लेते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से कि हमें फोकस किधर करना है, और प्रीवियस ईयर का पेपर इसलिए आइडिया नहीं देने के लिए होता है कि यही पढ़ना है, वो ये आइडिया देने के लिए होता है कि आपको अपने उस पेपर के अंदर खुद को कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे ढालना है। बिल्कुल, एडॉप्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नॉलेज की बजाय। चलिए सर, चूंकि हमें लग रहा है कि वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे मैथ्स को लेकर सारी क्वेरीज हो ही गई हैं, एक सवाल बस ये है कि क्या कैलकुलेशन का जो पार्ट है, जैसे बैंकिंग में हम देखते हैं कैलकुलेशन बहुत हैवी रोल प्ले करता है, चाहे आप अर्थमेटिक कर रहे हो, चाहे आप डीआई कर रहे हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या सर सेम चीज इंप्लाई होती है आपके एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम में? कैलकुलेशन का जो पार्ट है, वैदिक मैथ्स जिसे हम कहते हैं। नहीं, मैं यहां पर थोड़ा सा फिर रोकूंगा जी, और वो ये रोकने का कारण ये है कि जब आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जी, लेकिन जब आप एसएससी में आते हैं तो वो रोल छोटा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैलकुलेशन सीखनी नहीं है। कैलकुलेशन आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए। जहां पर बैंकिंग के अंदर ये बहुत अच्छा होना चाहिए, वहां एसएससी में सिर्फ अच्छे होने से भी काम चल सकता है। तो आप उस हिस्से में जाकर अपना टाइम इन्वेस्ट मत करिए जिसके बिना आपका काम चल सकता है। कैलकुलेशन करिए, लेकिन वो एक लेवल तक रहे, क्योंकि आपको एसएससी के अंदर बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछा जाते कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं 1-2 क्वेश्चन 30, अब मैं 30 और 25 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं उनमें 1 या 2 क्वेश्चन कहीं ऐसे हो जिनमें बहुत टफ कैलकुलेशन हो। अदरवाइज अब टफ कैलकुलेशन नहीं है, आपको थॉट्स पता होने चाहिए, आपको प्रिपरेशन उस क्वेश्चन के अंदर अपने आप को इंप्लीमेंट करने का तरीका पता होना चाहिए। बस मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन उतनी इंपॉर्टेंट एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अच्छा, बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है बिना कैलकुलेशन के कुछ नहीं हो सकता। सर एक सवाल है, जैसे डीआई जो होती है हमारी बैंक में, जो डीआई आती है वो तो चलिए हम एक अलग, तो हाला रिफ्लेक्शन तो कुछ तो डीआई ही है। हाँ। एसएससी में डीआई से कितने क्वेश्चन एक सेट में डीआई के बनते हैं, और क्या वही पैटर्न होता है? जैसे मैंने बैंक में जनरली देखा है कि अगर एक डीआई से 5 क्वेश्चन है तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन टफ होगा, बाकी 3 क्वेश्चन कैलकुलेशन पे ज्यादा होते हैं। मतलब वो कैलकुलेशन से आपका टाइम किल करने वाले हो सकते हैं, पर वो मुश्किल ट्रिकी कम होते हैं। तो क्या यहाँ पे डीआई ट्रिकी हो सकती है या नॉर्मल डीआई? देखिए, अभी मैं किसी चीज को डिनाई नहीं करूंगा कि ट्रिकी होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर मैं पहले के पैटर्न को फॉलो करूं जी, तो एसएससी की जो डीआई है वो बिल्कुल सिंपल। अगर मैं एक स्केल बना लूं, मान लीजिए 10 आउट ऑफ 10 मैं दे दूं बैंकिंग डीआई को जी, तो मैं 3 आउट ऑफ 10 दूंगा एसएससी की डीआई को। इतना बड़ा गैप है। और क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब कम हो गए हैं, 25 और 30 ही रह गए हैं प्री और मेंस में, टीयर 1 और टीयर 2 में, तो डीआई का स्कोप भी थोड़ा सा कम हुआ है। क्योंकि डीआई हमेशा जब भी पूछी जाती है तो वो बंच में होती है, क्लस्टर में होती है। और अभी जो पूछा भी जा रहा है, अगर जैसे हम लोग भी टेस्ट के अंदर देते हैं तो कभी कभी अब डीआई के एक बंच के अंदर 2 ही क्वेश्चन देते हैं।
तो 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। 5 का बंच की उम्मीद आप मत कीजिएगा कि आपको एक डीआई के बंच में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि 5 देने के बाद फिर उनका स्कोप खत्म हो जाता है और चैप्टर्स को कवर करने का। तो अब वो 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछेंगे, या जो भी पूछे फर्क क्या पड़ता है। हाँ बिल्कुल, आप तैयार रहिए बस इसके लिए। आपको, मुझे नहीं लगता इसको बहुत सोचने की जरूरत है, और फोकस उन्हीं चीजों पर करिए जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम हो। सर एक सवाल तो इसी से रिलेटेड है, डीआई से रिलेटेड, कि हम जैसे हमें डीआई मिली मान लीजिए, तो 3 क्वेश्चन करना है, तो क्या टाइम को लेकर चलना है, या फिर वो नॉर्मली एसएससी के एग्जाम में हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, क्योंकि अब रीजनिंग भी साथ में इंक्लूड है। हाँ। तो कहीं ना कहीं टाइम का खेल तो मैनेजमेंट वाला तो बनना ही बनना है। बिल्कुल बनेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात कही है जी कि अगर आपको लगता है आप एसएससी में फास्ट हैं, हाँ, तो आप मैथ्स की तरफ टाइम बढ़ा लीजिए। जी। अगर आपको लगता है आप मैथ्स में फास्ट हैं, तो आप रीजनिंग की तरफ टाइम बढ़ा लीजिए। बिल्कुल। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप तो पहले से ज्यादा आसान हो गया है मुझे लगता है, क्योंकि आपके पास एक स्कोप है टाइम को बढ़ाने का मैथ्स के अंदर, तो इसलिए उसको लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर एक सवाल और है जो मेरे दिमाग में चल रहा है अभी, कि लास्ट ईयर से तो पैटर्न चेंज हो गया। अब क्या हमारे उसके पहले के जो मेंस के या प्रीलिम्स के, हालांकि प्रीलिम्स तो सिमिलर था, मेंस के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, क्या उसकी रिलेवेंसी आज भी वैसी ही बनी रहेगी? बिल्कुल। या फिर वो बदल जाएगी? हमें लगता है बनी रहेगी। रिलेवेंसी क्वेश्चन की बनी रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन इंडिविजुअल अपने आप में इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल। पैटर्न की रिलेवेंसी खत्म हो चुकी है। हाँ। पैटर्न आपको अपना फॉलो करना है जो आज का है, लेकिन क्वेश्चंस वही है इंडिपेंडेंटली, यानी ईंट वही है, मकान की डिजाइन अलग हो गई है। तो आप ईंटों से कंप्रोमाइज मत कीजिए, बिल्कुल वो वही रहेंगे। आपको क्वेश्चंस वैसे ही मिलेंगे, उसी स्टैंडर्ड के मिलेंगे। फर्स्ट टाइम था, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर मेंस बहुत आसान आया था, जो 2022 का पेपर ये मार्च 23 में हुआ है। तो वो एक रीजन है जो हम लोग लॉजिक, मतलब ये कोई माना हुआ पार्ट नहीं है, बट हम लोगों ने एनालिसिस करके ये जाना कि क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पैटर्न चेंज होने के बाद का पार्ट था, तो शायद उन्होंने पेपर को थोड़ा सा आसान रखा था। मे बी इस बार आने वाला पेपर इससे थोड़ा सा लेवल अपना और बढ़ाए। बिल्कुल। ये सर हम लोगों ने बैंक में जब ट्रांजिशन हुआ था एग्जाम पैटर्न में, प्रीलिम्स और मेंस का कॉन्सेप्ट जब पहली बार आया था, तो वहां भी ये देखने को मिला था। हाँ, शुरुआती दौर में मेंस का लेवल बिल्कुल प्रीलिम्स से थोड़ा सा 19-20 का फर्क था। हाँ। बाद में एकदम से गेम जैसा है, बड़ा जंप हुआ। जब आप गेम का स्टेज 1 खेलते हैं तो आसान गेम होता है, जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है वैसे स्टेज टफ हो जाते जाते हैं। वही है कि जब पहली बार आया तो उन्होंने माना कि ये स्टेज 1 है किसी बच्चे के लिए, तो उन्होंने आसान दे दिया। लेकिन अगली बार जो स्टेज 2 आएगा, मैं थोड़ा सा अगर कहूँ तो इससे वो 1.2 1.3 टाइम्स ज्यादा होगा। 30% उसकी टफनेस बढ़ेगी। बिल्कुल। तो आपको उसी हिसाब से तैयार रहने की बच्चों को आप अपनी तैयारी एटलीस्ट इससे 2 गुनी रख के चलिए। जी। कितना समय मैथ्स को आप अगर होते एक बच्चे मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे और आपकी मैथ्स वीक होती, तो थ्रू आउट द डे आप क्या टारगेट लेके चलते और कैसे करते हैं? सबसे पहले तो वीक अगर होती तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करता कि वो वीक जो मेरे से अटैच है वो किसी तरह हटे। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली बच्चों में एक टेंडेंसी देखी गई है कि वो जिस चीज से डरते हैं उस चीज से और भागते हैं। ये टेंडेंसी बदलनी होगी, और ऐसी छोटी छोटे जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं यही सिलेक्शन लेने वाले बच्चों में और सिलेक्शन ना ले पाने वाले बच्चों में डिफरेंशिएट करते हैं। बिटवीन द लाइन और कोई फर्क नहीं होता बच्चों। आप में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बगल वाले को कहते हुए सुना होगा कि यार उसका सिलेक्शन हो गया, जबकि पढ़ने में मैं उससे ज्यादा अच्छा था। लेकिन मैं बता दूं वो आपसे कहाँ अच्छा था, वो आपसे उस टाइम के मैनेजमेंट को करने में ज्यादा अच्छा था, जो आप शायद नहीं कर पाए अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी। तो टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराकर तो आपने श्योर अपना एग्जाम खराब कर दिया ना। अगर आप घबरा गए हैं एक एग्जाम हॉल में घुसने के बाद, तो श्योर आपने अपने को खत्म कर लिया जी। तो उससे अच्छा है कि बिना घबराए हुए काम करिए। एक क्वेश्चन खराब हो गया है तो होने दीजिए, उसका असर अगले वाले पर मत आने। यही चीजें सीखनी है आपको टेस्ट के दौरान। जब और इसके लिए तो सर मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट खूब सारा देना। मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट जिसे हम कहते हैं, ये इसी के लिए है बच्चों कि आप ये सीख पाओ कि अपने आप को इम्प्लीमेंट कैसे कराना है एग्जाम हॉल के अंदर, उस सर्कमस्टेंसेस में आप कैसे हैंडल करोगे, सिचुएशनल हैंडलिंग। इवन मैं आपसे बोलता हूं कि आप कई बार ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी कुछ स्टेशनरी जो आपको रिक्वायर्ड है वो स्पीड टेस्ट में खराब कर दीजिए।
फिर देखिए आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो करने की जरूरत है इन चीजों को, कि मैंने अपने आप को टफ सिचुएशन में ले गए और वहां से निकलने की कोशिश की। तो अगर मैं वहां से निकल पा रहा हूं तो मैं सीख पा रहा हूं कि मैं एग्जाम में अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्या होगा। मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह डूब जाऊं। अभी सर एडॉप्टेबिलिटी को लेकर एक बच्चे से इंटरव्यू कर रहा था, बात कर रहा था, सेलेक्टेड कैंडिडेट है। उसने बोला मॉक टेस्ट मैं दिन के अलग अलग समय में देता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोला सर एक सुबह दे, एक दोपहर में, बहुत अच्छी बात है। मॉक टेस्ट के लिए हर सिचुएशन से आपको गुजरना होगा। देखिए मेरा सिस्टम लाइट चली जाने के बावजूद चलता रहता है, लेकिन पंखा बंद हो जाएगा। तो क्या मैं उस सिचुएशन में खुद को रख पाता हूं? बहुत गर्मी पड़ रही है अभी जुलाई में, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो हो सकता है पानी बरस रहा हो, तो क्या उस सिचुएशन में मैं अपने आप को ढाल सकता हूं? ये तमाम चीजें आप अलग अलग समय में, दिन में, अलग अलग टाइम में हो सकता है। जैसे भोजन करने के बाद नींद आती है लोगों को, और इत्तेफाक से आपका जो शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट पड़ती है और इमीडिएट आपके लंच के बाद। अब बॉडी और दिमाग को आदत ही नहीं, तो ये चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। उस सिचुएशन में आपको अपने आप को बिल्कुल ढालना पड़ेगा। देखिए एग्जाम नॉलेज के साथ साथ बहुत सी दूसरी चीजों का भी एग्जाम है, बिल्कुल सर, उनका समन्वय है वहां पर, यानी आप उनमें से किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर बस एक चीज पूछूंगा, जब रीजनिंग और मैथ साथ में आएगी तो आप क्या कहेंगे, कैसे मैनेज करे एक बच्चा कि रीजनिंग और मैथ्स दोनों में हमारी एक वीक है, एक स्ट्रांग है, या दोनों स्ट्रांग है? जब वीक और एक स्ट्रांग होती है तभी मैनेजमेंट का इशू आता है, मुझे लगता है। शायद मैं आप इसका आंसर कर चुके हैं। मैं गलत है, नहीं ये आंसर करने की बात नहीं है जी। मुझे लगता है सर, क्योंकि आप रीजनिंग के ही, अभी आपने बताया जैसे कि आप रीजनिंग के ही टीचर हैं, तो मुझे थोड़ा सा शर्म आ रही है कहते हुए। मुझे नहीं लगता है कि एसएससी में जो रीजनिंग का स्टेटस है, हाँ वो बिल्कुल है, उसमें किसी बच्चे को रीजनिंग में प्रॉब्लम आएगी। सर पर मेंस में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो होना चाहिए और हो सकता है आगे के समय में। सर मैं सिंपल सा वही लाइन फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि मैं रीजनिंग में उतना स्मार्ट नहीं हूँ, तो मेरा उस पर कोट करना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। जी बिल्कुल। मैं ये बच्चों को जरूर बताना चाहूंगा कि आप ये डिसाइड खुद करिए कि आप रीजनिंग में आसान लगता है आपको, या मैथ्स आसान लगती है। जो आसान लगता है उसमें टाइम कम कर दीजिए, आधे घंटे को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए, मतलब एक घंटे को आधे आधे घंटे में। आप आधे घंटे वाले को 40 मिनट लेके जाइए और एक वाले को 20 मिनट लेके आइए। अब ये आपको देखना है कि ये 20 मिनट किधर जा रहा है। ये 20 का 22 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है। मैं बार बार ये स्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ, ये डिसीजन इंडिविजुअल लेवल पर आपको लेना होगा। और ये इसके लिए तैयार होने के लिए आपको लगातार मॉक टेस्ट देके, स्पीड टेस्ट देके, इसका कोई तो अलग अलग सिचुएशन में आप अपनी क्लास को कभी कभी छोड़ सकते हैं, यू कैन नॉट जरूरत पड़ने पर, लेकिन स्पीड टेस्ट को आप कतई नहीं छोड़िए, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आप दे सकते हैं। आपका सुबह नहीं हो पाया है तो आप रात में दे सकते हैं, रात में नहीं हो पाया है तो अर्ली मॉर्निंग दे सकते हैं, दोपहर में दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। आज की डेट में तो स्पीड टेस्ट आपको जिस सिचुएशंस में मिल गए हैं, जिस सिनारियोज में मिल रहे हैं, आपसे अच्छा तो हो ही नहीं सकता है। हम लोग के टाइम में होता था कि हमको हर हालत में फिजिकल देने के लिए घर से मूव करके इंस्टीट्यूट तक जाना पड़ता था। आपको तो ये फायदा, ये नुकसान भी करता है, क्योंकि हम अपने आप को ईज मोड में डाल देते हैं और वो कभी कभी हमारे लिए नुकसानदेह भी हो जाता है। लेकिन फिर भी आपके पास ये ऑप्शन तो है कि जहां पूरा पेपर छूट रहा था, वहां अब आप कुछ सर्टेन परसेंटेज में पेपर दे तो सकते हैं, इसलिए दीजिए जरूर। तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवाल के जवाब हमने लिए होंगे, आपकी कोई क्वेरी नहीं होगी। यदि ऐसा है कि आपका कोई प्रश्न है जो अनआंसर्ड रह गया है और आपके जहन में चल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं, या फिर इसके साथ एक लिंक अटैच है, उसमें भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। सर लास्ट लाइन आप मैथ्स के लिए कुछ अगर कहना लास्ट लाइन मैथ्स के लिए नहीं, वो एक कॉमन मैं जरूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम की बात है। CHSL और CGL दोनों ही लगातार लगे हुए हैं, तो आप अगर इस समय पढ़ते हैं तो आपको बहुत फायदा देगा। CGL जहां जुलाई में प्री है, वहीं अगस्त में आपका CHSL का प्री भी है। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि आपको बहुत बड़ा गैप नहीं मिल रहा है। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हो कि अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं है, गैप मिलता तो ठीक था, वो कोई फर्क नहीं, लेकिन आपको दो अलग एक जैसे एग्जाम एक साथ मिल रहे हैं, तो इसका पूरा फायदा उठाइए और रेगुलर स्टडी में इन्वॉल्व रहिए। वो चाहे मैथ्स हो, देखिए मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स की बात करूंगा, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए सारे टॉपिक्स को इक्वली कंट्रीब्यूट कराना पड़ेगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर हो, या फिर
GA हो, हाँ तो आपको रेगुलर मेंटेन अपने आप को करना है। बिल्कुल। हर चीज पे कितना समय आपको देना है वो आप इंडिविजुअल लेवल पर डिसाइड करिए। किसी को मैथ्स में ज्यादा समय देना पड़ेगा, किसी को GA में ज्यादा देना पड़ेगा, किसी को इंग्लिश में ज्यादा देना पड़ेगा। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। आज के एग्जाम पे चर्चा पर हम लोगों ने डिस्कशन किया मैथ्स के बारे में। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये फायदा किया होगा। अगले सेशन में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अलविदा। आप खुश रहें, ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते लिखते रहें और ईश्वर करे कि आप जल्दी से सफल हो जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।